हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ओके होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू की हुई है और आज हमारा क्लास 11th में जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक है, इसमें आज की हमारी क्लास में होने वाला है चैप्टर 5। इससे पहले 4 चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ। जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ज्योग्राफी की पीडीएफ जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति, अब इसमें क्या डाला हुआ है। आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हो, शहर में रहते हो तो पार्क गए होंगे, गांव में रहते हैं तो नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति में कैसे अंतर करते हो। जो पौधा, तो प्राकृतिक क्या होती है भाई, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। प्राकृतिक वनस्पति मीन्स जो पौधा आपका नेचुरल रूप से उगता है, ठीक है। प्राकृतिक जो मानव रोपित वनस्पति में अंतर कैसे करेंगे। जो पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में अपने आप फलता है, फूलता है, और वही पेड़ आपके बगीचे में जब मनुष्य उसकी देखरेख करता है तब उगाते हैं, तो उसे मानव रोपित वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति से हमारा अभिप्राय उस पौधे समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है, ठीक है। मनुष्य का कोई रोल नहीं होता, अपने आप उगता है, अपने आप आगे बढ़ता रहता है। और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं, जैसे आपके हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती हैं। पश्चिमी घाट पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इनको अभी आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कौन से वन कैसे। डेल्टाई क्षेत्रों में आपके उष्ण कटिबंधीय वन और मैग्रोव वन मिलते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती हैं। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में जो वनस्पति है, इसमें कुछ क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो पूरे भारत के अंदर आप देखते हो अलग अलग टाइप के वन हैं, इसी प्रकार से भारत में अलग अलग टाइप की वनस्पति देखने को मिलती हैं। तो प्रमुख वनस्पति प्रकार और जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला आता है इसके अंतर्गत वनों के प्रकार, और इसमें सबसे पहला आता है भाई उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन। तो सबसे पहले आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन। और नेक्स्ट आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पतझड़ी वन भी इन्हें ही कहते हैं। पर्णपाती को पतझड़ी वन, यानी जो पतझड़ ऋतु में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। नंबर 3 उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, जो आपके रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं। पर्वतीय वन, जो हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भागों में होते हैं। वेलांचली और अनुपवन। तो ये 5 प्रकार के भारत में वन हैं। अब इन 5 प्रकार को पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां आपकी वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ का औसत वार्षिक टेम्परेचर भी 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहता है। उष्ण कटिबंधीय वन सघन और अनेक पत्तों वाले होते हैं, बहुत इतने अधिक गहरे होते हैं कि भाई सूर्य की रोशनी भी नीचे नहीं जा पाती। भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ होती हैं, कुछ बेलें होती हैं, लताएं होती हैं। वृक्षों की जो लंबाई होगी वो आपकी 60 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। चूँकि इन पेड़ों के जो पत्ते हैं झड़ते हैं, फूल आते हैं और फल लगने का समय अलग अलग है हर वृक्ष का, इसी वजह से ये वृक्ष हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाई जाने वाली जो वृक्षों की प्रजातियां हैं रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी, ये सारी वृक्षों की प्रजातियां आपकी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में ही देखने को मिलती हैं। तो सारा साल हरे भरे रहते हैं और इसी वजह से आपके जो ये वन हैं, टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, उष्ण और आर्द्र यानी सूखे और आर्द्र इलाकों में इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो अब थोड़ा भारत में देख लो आप, किस प्रकार की वनस्पति कैसे कैसे पाई जाती है भारत के अंदर। तो भाई भारत में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन, तो भाई आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, ये थोड़ा सा तमिलनाडु वाला हिस्सा और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है। तो इनमें अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के और पश्चिम बंगाल, तो इनमें आपके ये
सदाबहार यानी घने वन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये वाला जो बीच वाला सारा एरिया है, यहाँ पर आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं इस वाले एरियाज में। थर्ड आता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो रेगिस्तानी इलाका तो वही गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, कुछ हरियाणा का पार्ट, कुछ पंजाब का पार्ट। नेक्स्ट पर्वतीय वन। तो ऊंचाई वाले भागों में पर्वतीय वन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पे सिक्किम राज्य और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो इन सब में आपका पर्वतीय वनों को देखा जाता है। वेलांचली और अनुपवन। वेलांचली यानी अनुपवन ये नदियों के डेल्टाई इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, यहाँ पे गोदावरी का डेल्टा, यहाँ पर कृष्णा का डेल्टा, यहाँ पे कावेरी का डेल्टा। तो नदियाँ के डेल्टा वाले इलाकों में इस प्रकार की वनस्पति ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये थे भारत में आपके अलग अलग टाइप के वन, कौन से राज्य में किस तरीके से भारत में वनस्पति पाई जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं जो हमारे अर्ध सदाबहार वन हैं, ये आगे और भी हैं इसकी विशेषताएं। तो वही जो आपके अर्ध सदाबहार वन हैं, इन्हीं क्षेत्रों से अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। यानी सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर और अर्ध सदाबहार पाए तो इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं, पर इनसे थोड़ी कम वर्षा वाले भागों में। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष आ जाते हैं साइडर, होलक और कैल। साइडर, होलक और कैल अर्ध सदाबहार वनों के एग्जाम्पल हैं ये। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना भी शुरू कर दिया था। इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। जो गढ़वाल है या जो कुमाऊं है, ये दोनों आपके उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। तो गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए, जो रेल पटड़ी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चीड़ के पेड़, चाय, कॉफी, रबड़, इनके बागान लगाने के लिए वनों को साफ कर दिया था अंग्रेजों ने। लकड़ी जो होती है वो ऊष्मारोधिक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया और इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू होना आरंभ हो गया वनों का। अब इसमें जो नेक्स्ट वन आते हैं हमारे, तो ये थे हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, यानी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारतवर्ष में ये वन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो भाई हमारे भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही देखने को मिलते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि मानसून के टाइम पर ये हरे भरे हो जाते हैं, इनमें कोपले फूट जाती हैं। वार्षिक वर्षा यहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर होती हैं। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और उष्ण पर्णपाती वनों में भी बांटा जाता है। नेक्स्ट आता है जो आर्द्र पर्णपाती वन है हमारे, वो आपके उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, हिमालय के गिरिपद वाला एरिया, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा में इस टाइप की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट जो सदाबहार जो साल, इनके जो एग्जाम्पल आएंगे आर्द्र पर्णपाती वनों में, तो सागवान का वन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, सेलम, कुसुम, चंदन। तो मीन्स इस तरह के जो वनस्पतियाँ हमने भी देखी हुई होती हैं, काफ़ी पेड़ इनमें। तो इस प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है शुष्क पर्णपाती वन। तो ये उन भागों में पाई जाएगी जब वर्षा कम होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। आर्द्र एरिया की ओर तो ये आर्द्र पर्णपाती में मिल जाएंगे और शुष्क एरिया की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले भागों और यूपी और बिहार के मैदानी भागों में भी पाए जाते हैं। प्लेन एरिया में अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहां सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास भी होती है। शुष्क ऋतु जैसे ही आरंभ होती है तो इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमरतास, बैल, खेर, आपके तेंदू, प्लास, अमरताल, बैल, खेर, अक्सलवुड इत्यादि है। ये सारे के सारे वृक्ष आपके इसी तरह के पेड़ हैं, शुष्क पर्णपाती वनों में ही आते हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण ही प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। तो ये आपकी थी पर्णपाती वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। भारत में सबसे अधिक मात्रा में इसी टाइप की वनस्पति देखने को मिलती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, जो आपने देख लिया है।
नेक्स्ट आते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा आपकी 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के आपकी घास और झाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हैं वो सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इन वनों में जो पौधे होते हैं वो पूरे वर्ष प्रण रहित रहेंगे, तो उन पे पत्तियां नहीं होती इतने, और झाड़ियां जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली जो प्रजातियां होती है जैसे बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास, इस तरह की प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास भी उगती है, कांटेदार गुच्छ टाइप की एक लंबी घास भी उगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अर्ध शुष्क इलाके आ जाते हैं ज़्यादातर, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। घास और झाड़ियाँ ये अधिकतर मिलती हैं। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी के अर्ध शुष्क एरिया इसमें शामिल किए जाते हैं। इनमें जो पौधे हैं वो पूरे वर्ष पराग रहित रहेंगे, पत्ते नहीं होते और झाड़ियों जैसे लगते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में। अब इसके बाद जो उष्णकटिबंधीय आपके कांटेदार वन थे, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वनों की बात करें तो भाई पर्वतीय वन ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे आपका टेम्परेचर कम होगा तो प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आ जाता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। हिमालय के गिरिपाद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर्वतीय वनों में उत्तर पूर्वी भारत की जो पहाड़ी वाला एरिया है और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर चौड़े पत्ते वालों आपके ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें पर्वतीय वनों में शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वृक्ष भी पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भागों में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति जैसे देवदार के वन भी पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण काम में इसका काफ़ी यूज़ होती है लकड़ी। इसी तरह चिनार और वालन जिनकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती हैं, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और सप्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और सप्रूस, इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है और इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह भी पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर आपकी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पर्वतीय वन अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग टाइप के वन इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो आपके वन आते हैं पर्वतीय वनों के अंतर्गत सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडेडेंड्रोन, आपको ये सारी वनस्पति है ना, ये सारे वृक्षों के नाम याद होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्न में से जैसे सिल्वर किस टाइप का वन है, ऑप्शन में होगा पर्णपाती, आपका सदाबहार। ठीक है, तो इसी तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गुड्डी और भूटिया इन चारागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर अधिक वनस्पति पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में आपकी टुंड्रा वनस्पति पाई जाती हैं, जहाँ पर मोस और लाइकेन जैसी वनस्पति पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति। ठीक है, आगे जो दक्षिणी पर्वतीय वन है मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। एक तो पश्चिमी घाट में, दूसरा विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर। दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर पर्वतीय वन केवल प्रायद्वीपीय पार्ट्स में ही पाए जाते हैं और वहाँ पर जो आपके वन पाए जाएंगे, प्रायद्वीपीय जो वन पाए जाते हैं ना वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर जो आपके प्रायद्वीपीय वन पाए जाते हैं वो आपके पश्चिमी घाट के अंदर और विंध्याचल के अंदर और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में देखने को मिलते हैं। ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से जो हाइट है वो 1500 मीटर है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है।
केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये आपके दक्षिणी भारत में जो पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में देखने को मिलती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी एग्जाम में, ठीक है। नीलगिरी है, आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, पालनी की पहाड़ियाँ, तो इन पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं शोलास। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जैसे मंगनोलिया, लेरेल, सिलकोना और वैटल, इन सब का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। तो ये थे भई आपके पर्वतीय, जो कि आपके उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में आपके तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे वेलांचली और अनुपवन। तो वेलांचली और अनुपवनों की बात करें तो भारत में इस प्रकार के वन आर्द्र और अनुप आवास पाए जाते हैं कुछ, जहाँ पर 70% भाग पर तो चावल की खेती हो जाती है, ठीक है, क्योंकि चावल को ज़्यादा पानी चाहिए और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो इसी टाइप की होती है, दलदली टाइप। तो भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में जैसे चिल्का हो गया, चिल्का झील भी है। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क हो गया। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के अधिवेशन, यानी आर्द्र भूमि से रिलेटेड अधिवेशन कौन सा है? रामसर अधिवेशन, जो कि आपका ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 से शुरू हुआ था और इसी के बाद से 2 फरवरी को आपका आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी बनाते हैं। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में सबसे पहला आयोजन हुआ था विश्व के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर आपके आर्द्र भूमियों से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो रामसर अधिवेशन है इसके अंतर्गत कुछ रक्षित जल कुक्कुट आवास भी हैं। अब जो आपकी भूमियाँ होती हैं, जो आपके ये इस तरह के वृक्ष हैं, वेलांचली और अनुप वृक्ष, तो इस तरह के जो वृक्ष होते हैं भाई, ये वृक्ष खारे जल वाली भूमि और या जैसे गुजरात और राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, या फिर आपका जो मध्य प्रदेश की ताज़ा जल की झीलें या जलाशय हैं, भारत के पूर्वी तट पर डेल्टा या आर्द्र भूमि या फिर लैगून जैसे चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान और उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय के गिरिपथ के कच्छ और अनुप क्षेत्र, कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ। तो कश्मीर और लद्दाख की जो पर्वतीय झीलें और नदियाँ, अंडोबार और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। तो इस प्रकार के जो सारे ये एरियाज आते हैं ना, ये सारे के सारे आपके मैंग्रोव वन में, वेलांचली वनों में ही शामिल किए जाते हैं। मैंग्रोव लवण कच्छ और ज्वारीय संकरी खाड़ी, पंख मैदानों और जवार नद मुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं मैंग्रोव लवण। इसमें बहुत से लवण न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे भी होते हैं। बंदे जल और ज्वारीय प्रवाह की संकरी खाड़ियों से आड़े और तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय भी देते हैं, ठीक है, उन्हें रहने के लिए आश्रय भी देती हैं। तो भारत में जो मैंग्रोव वन है 6740 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव वन का 7% है। अंडोबार निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल की सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है भारत में मैंग्रोव वन। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों के डेल्टाई भागों में भी मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण अब इनका संरक्षण कुछ आवश्यक हो गया है, क्योंकि तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं इस प्रकार के वन, मैंग्रोव वन, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट इसमें आता है, तो यहाँ पर आपके वन कंप्लीट होते हैं। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत में वना आवरण। तो भारत में वना आवरण की बात करें तो राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आपके भारत में 23.28% भाग पर वन है। 23.28% भाग पर भारत में वन है, जबकि नेशनल पॉलिसी के अनुसार कितने पर होने चाहिए? 30% भाग पर वन होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो भारत में आपके वन क्या है भाई? कम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत में जो आंकड़ों के अनुसार वन एरिया या वास्तविक वन आवरण की बात करें तो भाई वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वो वृक्ष हो या ना हो। जबकि वन आवरण क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति का एक झुरमुट होता है जो वास्तविक रूप से वनों से ढका होता है। तो वन आवरण मीन्स जो वास्तविक रूप से वनों से ढका रहता है। वन क्षेत्र ये आपका एक राजस्व विभाग होता है, एक ऐसा एरिया ले लेते हैं जहाँ पर कोई वन हो या ना हो, पर वन क्षेत्र बोल देते हैं उसको।
तो आपका जो वन क्षेत्र है ये तो राज्य के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्र जो आपके एरियल फोटोग्राफी है और आपके सैटेलाइट से प्राप्त जो पिक्चर्स होती है उनसे प्राप्त की जाती है वन आवरण के फोटोज। भारत में 2001 में वास्तविक वन आवरण 20.55% था और इसमें से भी 12.6% भाग पर सघन वन और 7.8% भाग पर आपके कम सघन वन पाए जाते हैं। वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वन क्षेत्र में भी वन आवरण में भी। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, ठीक है। लक्षद्वीप में आपका वन क्षेत्र क्या है, 0 है। वही अगर हम अंडोमान निकोबार में देखें तो 86.93% क्षेत्र वन के अधीन है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं, जहां पर आपका 10% से भी कम राज्य हैं। तो इसमें आता है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, आपका हरियाणा भी इसी में आता है और दिल्ली भी, ठीक है, जहां पर 10% से भी कम वन हैं। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर वनों को कृषि के लिए साफ कर दिया गया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं जिनके 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। प्रायद्वीपीय भारत में दादरी और नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो केवल तमिलनाडु, गोवा और दादर नगर हवेली को छोड़कर बाकी सभी एरियाज में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से भी अधिक भाग पर वन है। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भाग पर वन है। पर्वतीय, सतलाकृति और अधिक वर्षा वन विकास के लिए उपयुक्त होते हैं। अब इसमें जो आपके वन क्षेत्र हैं तो वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में 9.5% से अंडोमान निकोबार में 84.01% तक है। जम्मू कश्मीर में भारत में वन आवरण 9.5% है, जबकि अंडोमान निकोबार में 84.01। तो कहाँ 9 कहाँ 84.01, बहुत अधिक, दोनों में अंतर है। भारत में जो वनों का वितरण है ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं, जो कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है, एक नीड है। वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 आपके उसमें बांटा जाता है, अलग अलग वनों के अंतर्गत। तो इसमें जैसे कि वन और जीवन, ये और पढ़ लो थोड़ा सा कि असंख्य जनजातीय लोगों के लिए वन एक आवास, रोजी रोटी और अस्तित्व है। ये उन्हें भोजन, फल और खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जड़ें और शिकार के लिए वन्य जीव भी देते हैं वन। और इसके साथ साथ आपके घर बनाने का सामान हुआ, कलाकारी की वस्तुएं भी देते हैं। जनजातीय समुदायों के लिए वनों की महत्ता सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन और उनकी आर्थिक क्रियाओं का आधार होते हैं वन। साधारणतः माना जाता है कि 2001 में भारत में 593 जिलों में से 187 जनजातीय जिले हैं, और ये जो जनजातीय जिले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.6% हिस्से पर हैं। परंतु देश का 59.8% वन आवरण केवल उन्हीं जिलों में पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि जनजातीय जिले वन संपदा के धनी हैं, ठीक है। अब वनों और जनजाति समुदायों में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना संभव बिल्कुल भी नहीं है। वनों के विषय में इनके प्राचीन व्यवहारिक ज्ञान को वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है, और जनजातियों को वनों से गौण उत्पाद संग्रह करने वाले न समझकर उन्हें वन संरक्षण का भागीदार बनाना चाहिए। ये भाई सबकी थोड़ी थोड़ी थिंकिंग है, और आई थिंक सबको इस पर वर्क करना चाहिए, इस थिंकिंग पर। अब आपके जो वो कुछ एरियाज़ थे ना जहाँ पर वनों को बांटा गया था, तो वो एरियाज़ ये वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो यहाँ पे पढ़ लो आप। तो ये है वो एरियाज़, यहाँ पर आपके आते हैं अधिक वन संकेंद्रण वाले एरियाज़, जहाँ पर वनों का आवरण 40% से भी अधिक रहेगा। दूसरे मध्यम वन संकेंद्रण वाले, जहाँ पर 20 से 40, कम वन संकेंद्रण वाले 10 से 20, और अति कम वन संकेंद्रण वाले एरियाज़ 10 से भी कम। तो ये सारे के सारे 4 भागों में, 4 प्रकारों में बांटे थे। तो ये वही 4 प्रकार हैं वनों के आवरण को। नेक्स्ट आता है वन संरक्षण, कि वन संरक्षण कैसे करें, वन को कैसे बचाएं। तो भाई जो वन संरक्षण है, वनों को जीवन और पर्यावरण के साथ एक जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं, और वनों के संरक्षण की मानवीय समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए एक वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की थी। 1988 में उसमें कुछ और नई चीज़ें लाए, कुछ संशोधित किया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत
पोषणीय वन पर बल देगी, जिससे एक और तो आपके जो वन संसाधन हैं उनका संरक्षण और विकास किया जा सकेगा, और दूसरी ओर जो लोकल लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को, उनकी नीड्स को पूरा किया जा सकेगा। तो इस वन नीति के कुछ उद्देश्य हैं, तो उद्देश्य देख लो। हमारे देश के 33% भाग पर वन लगाना, जो कि वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर 6% अधिक है अब भी। ठीक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और पारिस्थितिकी असंतुलन क्षेत्रों में वनों को लगाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना। बाढ़ नियंत्रण करना, सूखा नियंत्रण करना। निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी और वनोरोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना। वनों की उत्पादकता बढ़ाना और वनों पर निर्भर जो आपकी ग्रामीण जनजातियां हैं उनको इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन ये सब कुछ दिलवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना। इसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर जो दबाव है वो कम पड़े। तो इस वन संरक्षण की नीति के तहत निम्न कदम ये सारे ऊपर जो दिए गए ये सारे कदम उठाए गए हैं। ओके भाई, तो अभी हमारा ये चैप्टर हाफ हुआ है। आपने वनों को कम्प्लीटली पढ़ लिया है, वनों संरक्षण पढ़ लिया है, वनों का आवरण पढ़ लिया है, भारत में वन के टाइप पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम सामाजिक वानिकी। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे सामाजिक वानिकी को आगे अच्छी तरीके से। आपके पीजीटी लेवल में सामाजिक वानिकी से क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए ही मैं एनसीईआरटी करा रही हूँ, ताकि आपकी जो क्वेश्चन बाय चांस अगर पेड कोर्स में या क्लासेस में छूट भी गया तो यहाँ से आपका वो क्वेश्चन कवर हो जाए और आपका लॉस ना हो 1 नंबर का भी। और इसके साथ साथ भाई आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन, अब हमारे अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पेड कोर्स भी स्टार्ट हो गया है। तो जो स्टूडेंट आपके पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। तो आपका जो ये पेड कोर्स पीजीटी लेवल पर DSSB, KVS, NVS और HTET पीजीटी और इसके साथ साथ अदर स्टेट जितने भी एग्ज़ाम है सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इसको ले लेना और देख लेना भाई। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको चाहते हो एनसीईआरटी करना तो जल्दी जल्दी मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी किया करो भाई, ताकि आपको जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका लिंक आपके पास पहुंच जाए डिस्क्रिप्शन में और आपको मिल जाए चीज़ें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।